नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 करने वाले हैं। ये लास्ट 4 क्वेश्चन है, इन्हें देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए एक वेक्टर है और उसके साथ d²r/dt² है जो कि क्रॉस गुणा हो रहा है। बराबर में ये कह रहा है कि b सदिश है, जहाँ a तथा b अचर सदिश है। a भी अचर सदिश है और b भी अचर सदिश है। पूछा गया है कि r सदिश ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात करेंगे। तो पहले तो आप ये देखिए कि ये जो चीज़ है, क्या इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते? ए तो नियतांक है, तो अवकलन तो सिर्फ आर का ही हो रहा है ना। तो ये अवकलन हम बाहर लिख लें, d²/dt², 2 बार अवकलन बाहर लिख लें और इसे a क्रॉस r कर दें। कैसे कोई फ़र्क पड़ेगा? ध्यान से देखिए और बताइए मुझे, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जब आप अवकलन करेंगे, गुणा का नियम लगाएंगे तो a का 0 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ अवकलन तो आर का ही होना है ना, a क्रॉस r का। चलिए आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो आपको। d/dt लेते हैं, a क्रॉस r का dr/dt। d/dt निकालते तो क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो पहले a के साथ अवकलन करेंगे, a क्रॉस गुणा a का अवकलन d/dt, r सदिश को छोड़ दिया, प्लस a सदिश को छोड़ के r का अवकलन किया dr/dt। ठीक है, d/dt 0 हो जाएगा क्योंकि a अचर सदिश है। अब 0 हो गया तो 0 क्रॉस r 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। तो क्या बचा? a क्रॉस dr/dt। तो आप सकते हैं कि भाई a क्रॉस dr/dt जो है वो एक्चुअली बराबर है a क्रॉस r d/dt। तो अपन d/dt बाहर लिख सकते हैं। अब एक बार और अवकलन कर लीजिए आप। एक बार और अवकलन करेंगे तो वो a का 0 हो जाएगा, इसका d²r/dt² आ जाएगा। तो इसका मतलब आप 2 बार अवकलन को बाहर लिख सकते हैं। ये बात एक ही है। और हमें क्या, आगे समाकलन करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए समाकलन करते हैं। t के सापेक्ष समाकलन, d²/dt² a क्रॉस r और t के साथ समाकलन, b अचर सदिश है बाहर, dt। अब एक बार अवकलन, एक बार समाकलन से कट हो जाएगा, एक अवकलन जो है वो आपका बच जाएगा। तो d/dt आपका बच गया, a क्रॉस r, b सदिश बाहर, dt का t प्लस समाकलन नियतांक c1। ठीक है, पुनः अवकलन कर दीजिए। पुनः t के सापेक्ष समाकलन, ये t के साथ समाकलन, b सदिश बाहर, t dt प्लस c1 सदिश बाहर और dt। अब यहाँ पे एक अवकलन से एक समाकलन कट हो गया, ये बच गया आपका a क्रॉस r। a क्रॉस r बराबर आ गया आपका b सदिश t²/2 प्लस c1 सदिश dt का t प्लस c2 सदिश। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है r सदिश डॉट dr बराबर 0 है तो प्रूफ कीजिए r सदिश जो है वो अचर है। r सदिश एक अचर है, बिल्कुल प्रूफ करते हैं भाई। दोनों तरफ t के साथ अवकलन लेने पर, ये मैंने dt का भाग दे दिया, ऐसे समझिए। दोनों तरफ dt से गुणा कर दिया, dt का भाग दे दिया, ये समझ सकते हैं आप। या फिर यहाँ मैं dt से गुणा कर दूँ, dt का भाग दे दूँ, जैसे dr/dt बराबर। तो बेटा इस dt को आप इस तरह भेज दीजिए ताकि पीछे छूटे। ठीक है, यहाँ मैं आपको 2 से गुणा और 2 से भाग करने के लिए कहूँगा। क्यों कहूँगा ये भी बताता हूँ आपको। 2r सदिश डॉट dr/dt, ये आप कीजिए। ऐसा करने का फ़ायदा भी आपको पता चल जाएगा। अब इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, d/dt r सदिश डॉट r सदिश, क्योंकि अगर मैं r सदिश डॉट r सदिश का अवकलन करता हूँ तो यही आएगा। अब ये सही है या गलत है आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? अवकलन करके देख लीजिए। पहले वाले r सदिश का अवकलन किया, dr/dt डॉट r बाहर, फिर पहले वाले r को बाहर छोड़ दिया, दूसरे वाले का अवकलन किया, क्योंकि गुणा का नियम था, गुणा का नियम लग गया। डॉट गुणा में dr/dt डॉट r हो चाहे r डॉट dr/dt, दोनों एक ही बात है। एक और एक कितने हो जाएंगे? 2r डॉट dr/dt। तो आप इसे बंद करके ऐसे लिख सकते हैं, ये बात वही है। तो इसको चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। सही किया मैंने। हम जानते हैं कि जो डॉट गुणा होती है किसी भी सदिश की, उसी सदिश के साथ जो डॉट गुणा होती है, a डॉट a जब आप कहते हैं तो ये एक्चुअली उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। और परिमाण आप डायरेक्ट उसके नाम से लिखते हैं।
आर सदिश का परिमाण आर कहलाता है, ए सदिश का परिमाण ए कहलाता है, तो यहाँ आप आर स्क्वायर कह सकते हैं। तो डी 1/2 डी अपॉन डी टी, ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 0। 1/2 को आप इधर भेज दीजिए, 1/2 इधर आ जा, तो डी अपॉन डी टी बराबर 0। दोनों तरफ टी के सापेक्ष समाकलन लेने पर, टी के सापेक्ष समाकलन डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर और डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका आर स्क्वायर। 0 का समाकलन 0 प्लस समाकलन नियतांक सी। देखिए आर कितना आया, आर बराबर आया √c। सी कौन है, नियतांक। नियतांक का अंडर भी क्या होता है, नियतांक। तो फाइनली आपका आर क्या आया, अचर। जिसका परिमाण अचर हो तो वो सदिश भी क्या होता है, अचर। इसलिए आर सदिश भी क्या होगा, अचर। सोचिए बेटा, अगर किसी सदिश का परिमाण अचर है तो सदिश भी अचर होगा, परिमाण अगर अचर है तो सदिश भी अचर होगा। तो ये काम हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन कहता है कि किसी कण का त्वरण, त्वरण मतलब है विस्थापन का टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन, तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये त्वरण हो गया। किसी कण का जो त्वरण है वो e की पावर टी आई कैप प्लस e की पावर 2t जे कैप प्लस के कैप, ये किसी कण का त्वरण है। तथा साथ ही साथ दिया है कि t बराबर 0 पर जो वेग है, वेग मतलब डी आर ओवर डी टी, वेग विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलनित होता है। तो वेग हमें दिया गया आई कैप प्लस जे कैप, ये वेग है, किसी समय पे वेग बताया गया, तो जो वेग निकालिए। अब आपको कि वेग दिया गया, वेग पूछा है, तो बेटा ऐसा नहीं है, आपको वेग जो दिया गया है वो t बराबर 0 पे दिया गया है कि t बराबर 0 पे ये वेग है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो सही में जो वेग है, मतलब किसी भी समय पे अगर वेग निकालना हो तो कैसे निकालें। सपोज कीजिए t बराबर 1 सेकंड में वेग निकालना हो, तो t बराबर 2 पे निकालना हो, तो t बराबर 0 का वेग है, तो वेग का फॉर्मूला नहीं हुआ, तो ये हमसे वेग का फॉर्मूला पूछ रहा है। वो पूछ रहा है जब किसी भी t पर हम वेग निकाल सकें। जैसे इसे देखिए, t का मान रखिए, जो भी आप t का मान रखेंगे उस समय पे आपको त्वरण मिल जाएगा। फर्क समझ रहे, इसमें क्या फर्क है, ये हर समय पे त्वरण है। आप t का मान रखेंगे आपको उस समय पे त्वरण पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ जो वेग मिला है वो वेग आपको t बराबर 0 पे मिला है, आपको हर समय पे वेग नहीं मिला। तो आपको वेग का फॉर्मूला चाहिए कि वेग जो है वो समय के सापेक्ष कैसे चल रहा है, कैसे बदल रहा है, उसका कैसा फलन है, तो वो पूछे। तो ये स्टार्ट करते हैं। t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन करने पर डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर डी टी आई कैप बाहर e की पावर टी डी टी जे कैप e की पावर 2t डी टी प्लस के कैप टी आई कैप e की पावर 2t का 1/2 e की पावर 2t प्लस के कैप प्लस समाकलन नियतांक c, और dt से dt कट गया, a कट गया तो dr ओवर dt बच गया, मतलब वेग बन गया। अब हमें जो वेग दिया गया वो क्यों दिया गया, ताकि हम जो c है ना उसका मान निकाल सकें। दिया है t बराबर 0 का हिसाब दिया गया कि t बराबर 0 पे जो वेग है, जो dr ओवर dt है वो आई कैप प्लस जे कैप है। यूज़ कीजिए इसको, v की जगह i प्लस जे रखिए, t की जगह 0 रखिए, t की जगह 0 रखते e की पावर 0 मतलब 1 आई कैप, e की पावर 0 क्योंकि t का मान 0 रखते 2 × 0 0, e की पावर 0 का मान 1, ये 1/2 j, और t का मान 0 रखते ये 0 के कैप प्लस समाकलन नियतांक c। इनको इधर ले आइए, i में से i घट गया 0 आई कैप, j में से 1/2 गया 1/2 j कैप प्लस 0 के कैप c सदिश। अब ये c सदिश ले जाकर वापस अपने क्वेश्चन में दे दीजिए। ये वेग का फॉर्मूला आपका आ जाएगा, e की पावर t आई कैप 1/2 e की पावर 2t j कैप प्लस t के कैप, c का मान 0 आई कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 0 के कैप। आई को साथ रख लीजिए, जे को और के को। आई को तो क्या साथ रख लें, 0 है, तो बस वही बच गया e की पावर t आई कैप। जे को साथ कर सकते हैं, 1/2 कॉमन आ जाएगा, e की पावर 2t प्लस 1 और t के कैप। ये आपका वेग का फॉर्मूला आ गया किसी भी समय t पर। जिस समय पे निकालना है t का मान रखिए, उस समय पे आपको वेग पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि r सदिश क्रॉस r का 2 बार अवकलन,
बराबर 0 सदिश है, तो सिद्ध कीजिए कि r क्रॉस r डॉट का मतलब था r का एक बार अवकलन, ये कांस्टेंट आएगा मतलब अचर आएगा। तो पहले आपको r डबल डॉट का मतलब बता देता हूँ। वैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, r डॉट का मतलब होता है t के साथ एक बार अवकलन करना। ये जो डॉट का जो तरीका है लिखने का, वैसे अवकलन को हम dr/dt लिखते हैं, और हम dr/dt जो लिखते हैं ये एक अलग तरीका है अवकलन को लिखने का। अवकलन को लिखने के कई तरीके हैं। न्यूटन जो आते हैं, न्यूटन जो काम करते थे, या न्यूटन की जो बुक है प्रिंसिपिया, उस बुक के अंदर आप देखेंगे अगर, तो न्यूटन हमेशा अवकलन पे डॉट का निशान लगाते थे। डॉट का मतलब होता था अवकलन। ये न्यूटोनियन तरीका है, या आप कह सकते हैं न्यूटोनियन नोटेशन है ये। तो न्यूटन जो थे वो डॉट लगाते थे ऊपर। अवकलन, एक डॉट का मतलब एक बार अवकलन, दो डॉट का मतलब दो बार अवकलन, तो उसे डॉट से दर्शाते थे। तो और dr/dt जो है, इस तरीके जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भी अवेलेबल है। एक फॉर्मेट था डैश, r पे डैश लगा देना, डैश का मतलब एक बार अवकलन। तो अवकलन को लिखने के कई तरीके हैं, जिनमें ये भी एक तरीका है। तो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि हम अधिकतर d/dt, d²r/dt² ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये डॉट थोड़ा अजीब लगता है हमें, लेकिन फिजिक्स में नॉर्मली आपने देखा होगा कैसे लगाया जाता है। तो d²r/dt² है, ये ऐसा क्वेश्चन है। बराबर 0 सदिश दिया गया, पूछा है कि r क्रॉस dr/dt कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक कमाल की बात, अगर मैं r क्रॉस dr/dt का अवकलन करूं तो क्या होगा, करके दिखा देता हूं क्या होगा। पहले वाले r का किया, dr/dt को बाहर छोड़ दिया, पहले वाले का अवकलन कर दिया, दूसरे वाले को बाहर छोड़ दिया, प्लस पहले वाले को बाहर छोड़ दिया, दूसरे वाले का अवकलन कर दिया। ठीक है, दोनों सदिश समान है। जब दो समान सदिश क्रॉस गुणा करते हैं तो उनकी क्रॉस गुणा हमेशा 0 आती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। दो समान सदिश जब क्रॉस गुणा करेंगे, क्योंकि क्रॉस गुणा जो होती है उसमें साइन थीटा आता है, और दोनों अगर समान सदिश होंगे तो दोनों के बीच में कोण 0 का बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही सदिश है। एक ही सदिश है तो बनने वाला कोण 0 बार, साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। तो ये 0 हो गया। तो देखिए क्या आया, ये आया r क्रॉस d²r/dt², यानी r क्रॉस d²r/dt² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात पता चल गई हमें। तो हम जानते ये है कि r क्रॉस d²r/dt² कुछ और नहीं बल्कि r क्रॉस dr/dt का t के साथ अवकलन ही है। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं इसकी जगह, ये इसके बराबर है, तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये रख दीजिए, d/dt r क्रॉस dr/dt बराबर दिया है 0, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन, ये t के सापेक्ष समाकलन कर दिया, अवकलन से समाकलन कट गया, ये आ गया r क्रॉस dr/dt, 0 सदिश का 0 प्लस समाकलन नियतांक c, तो ये आपके पास आ गया r क्रॉस dr/dt बराबर c सदिश। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। c का मतलब नियतांक है, तो यही हमें सिद्ध करना है कि r क्रॉस dr/dt जो होगा वो एक अचर सदिश आएगा, जो कि r है। तो फाइनली ये प्रश्नावली पूरी हो गई। अब अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो इस प्रश्नावली में, देखिए मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा आपके लिए। बस एक बार इन क्वेश्चनों को दोबारा निकाल लीजिएगा। कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है, परेशान कर रही है, तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसका जो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको डाल दूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।